देखो बच्चों, हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में लिखने वाले हैं, और इसमें बेटा सबसे पहले हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं बच्चे, जिसका नाम है इनर्शिया। आप लोग फेमिलियर हो इस वर्ड से, है ना? आप लोग इस वर्ड से फेमिलियर हो, इनर्शिया के वर्ड से, ठीक है? सो राइट डाउन, इनर्शिया होता क्या है? इनर्शिया बेटा एक स्टेट होती है, स्टेट, एक स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, या आप ये कह सकते हो कि किसी भी सिस्टम का शेप, साइज, एनीथिंग जो इनिशियली आपको दिया जाता है, तो उसको आप लोग इनर्शिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? इनर्शिया। तो इनर्शिया बेसिकली है क्या बेटा? राइट डाउन, it is the inherent property, it is the inherent property of a body to change its condition of motion मतलब कहने का ये मैं आपको बताता हूं इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग क्या है? अगर तुम्हारे पास एक बॉडी रेस्ट पे है, तो वो बॉडी जो है रेस्ट पे ही रहना चाहेगी। तो उसको तुम बोल दोगे सर इसका जो इनर्शिया है वो स्टेट ऑफ रेस्ट है। स्टेट कौन सी है इसकी? रेस्ट वाली। अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में जाती है तो उसकी टेंडेंसी है स्ट्रेट लाइन में जाने की, पर अगर तुम उसको रोकना चाहते हो, उसके पाथ से उसको डेविएट करना चाहते हो, तो तुम्हें वहां पे कुछ ना कुछ फोर्स लगानी पड़ेगी बेटा, तभी तुम लोग बोल पाओगे कि इसका ये वैल्यू चेंज कर दिया। दिस इज बेसिकली द स्टेट ऑफ मोशन। दिस इज बेसिकली द बच्चों स्टेट ऑफ मोशन। ओके, अब देखो आगे, मतलब स्टेट का मतलब क्या है कि तुम लोगों ने जिस बॉडी को जिस तरह से रख दिया वो वैसे ही रहना पसंद करेगा, पर जब तुम उसका स्टेट चेंज करना चाहते हो तो तुम्हें कुछ एफर्ट करना पड़ेगा, और वही एफर्ट का नाम तुम लोग फोर्स रखते हो, क्योंकि तुमने उसका स्टेट चेंज करना है, शेप चेंज करना है। तो नॉर्मली बेटा हमारे पास जैसे इनर्शिया को हम लोग ऐसे भी डिफाइन करते हैं, ये लिख सकते हैं, इनर्शिया is a property of a body to resist any change in its state। कौन सी? दो ही होती हैं बस ज्यादातर, ऑफ रेस्ट और द मोशन, ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट और द मोशन, उसको बोल देते हैं बच्चों। इनर्शिया कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज द अपोजिंग नेचर, अपोजिंग, जो उसको अपोज करता है बच्चों। तो हम लोग यही बोलते हैं, टू चेंज inertia we need the effort, and that effort
is basically called as a force. तुम लोग उसका नाम फोर्स रख देते हो। तुम लोग इसका नाम क्या रख देते हो बच्चे? फोर्स। अब देखो हम लोग बच्चों इसमें क्या बोलते हैं कि अगर ये चीज भी तुम कॉपी पे नोट करो, इनर्शिया हमारे पास ज्यादातर 3 तरह से गिना जाता है बेटा। एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एक होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, और एक होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी एट रेस्ट वांट टू रिमेन एट रेस्ट, a body in a motion want to remain in the motion, a body moving in a specific direction want to move in a specific direction. So these are the 3 things. No doubt बेटा तुम्हें बोला जाए कि जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है वो किस में मेजर किया जाता है, तो तुम बोलोगे उसको मास में मेजर किया जाता है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट को मास में मेजर करा जाता है। तो तुम ये बोलते हो हैवियर द मास ग्रेटर इनर्शिया, ग्रेटर द इनर्शिया। इनर्शिया जो है बच्चा उतना ही ज्यादा रहता है। ओके ओके बच्चों, क्लियर हो गया? और उसके बाद बच्चे आ गया इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन या मोशन। हम लोग इसको मेजर करने के लिए, ये तो मास था, इसमें आता है बेटा लीनियर मोमेंटम, जो कि मास इंटू वेलोसिटी होता है। क्योंकि वेलोसिटी जो होती है उसका स्पीड भी है और उसका डायरेक्शन भी है। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन और मोशन किस में मेजर करते हैं? लीनियर मोमेंटम में। और बच्चों लीनियर मोमेंटम को पी के साथ डिनोट करते हो, और ये हमेशा मास इंटू वेलोसिटी रहेगा, मास इंटू वेलोसिटी रहेगा। तो तुम इसमें यह भी बोल सकते हो कि जिसका इसमें इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन और मोशन में तुम ये बोलोगे इसमें ग्रेटर इनर्शिया है, तो उसका मतलब यही होगा कि उसके पास ग्रेटर लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम है। अब तुम लोग लीनियर मोमेंटम का नाम लिख सकते हो कॉपी पे कि लीनियर मोमेंटम है क्या। लीनियर मोमेंटम है क्या? व्हाट इज बेसिकली द लीनियर मोमेंटम? ये है क्या लीनियर मोमेंटम? देखिए लीनियर मोमेंटम है बेटा, लीनियर मोमेंटम क्या है कि the quantity of motion contained in the body, the quantity of motion contained in the body, that is called as the linear momentum. और लीनियर मोमेंटम का वैल्यू बच्चों क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। क्या होता है बच्चों? मास इंटू वेलोसिटी। ये लीनियर मोमेंटम का वैल्यू होता है बेटा। और जब तुम इसका वैल्यू का
बात करते हो तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और नो डाउट ये मोशन के कारण होती है, ये मोशन के कारण होती है, मतलब मूव कर रहा होता है बॉडी। और इसका एसआई यूनिट जो है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, या डायमेंशनल फॉर्मूला इसका m1l1 t-1 है। ओके, तो तुम लोग न्यूटन्स जो फर्स्ट लॉ था, NFL न्यूटन फर्स्ट लॉ यही कहता है कि एक बॉडी रेस्ट और मोशन wants to remain in its same or the initial state। जो उसका स्टेट था वो उसी में रहना चाहता है, वो अपना स्टेट चेंज नहीं करना चाहता कि मैं चेंज कर लूं। बाय इट्स ओन, मतलब वो पागल नहीं है कि वो अपने आप अपनी स्टेट चेंज कर दे। बेटा इसमें नॉर्मली हम लोग बॉडीज की बात करेंगे जो कि जिनका दिमाग नहीं होता, बेटा जिनका दिमाग नहीं होता। तो जिनका दिमाग नहीं होता वो कौन सी बॉडीज होती है? नॉन लिविंग बॉडीज। इसलिए ओके। और हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ के बारे में पढ़ लिया। अब न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ जो मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द अप्लाइड फोर्स। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द अप्लाइड फोर्स। कि जो तुमने फोर्स लगाया, जितना फोर्स लगाया उतना ज्यादा मोमेंटम का चेंज हो गया। जितना बच्चे तूने क्या लगाया, जितना बच्चे तूने फोर्स लगाया उतना ज्यादा उसका मोमेंटम चेंज हो गया। और ये भी चीज हम लिखते हैं, एंड दिस चेंज takes place in the direction of the applied force। This change takes place in the direction of the applied force। तो तुम लोग ये बोलते हो बेटा ये dp by dt जो है ये प्रोपोर्शनल टू क्या है? अप्लाइड फोर्स है। और ये आ गया। ओके, अब तुम लोग ना ये चीज को बिल्कुल अच्छे से समझ लो बेटा, ये फंडामेंटल्स हम सीख रहे हैं आज, और यही फंडामेंटल हमारी जिंदगी है, ये भी बात पक्की है। ये नोट कर लो एक बार। जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो एक gives us an idea to change the state of system या बॉडी। कहता है, वो आइडिया देता है न्यूटन फर्स्ट लॉ, यार इसका स्टेट यही है, इसको चेंज करना है, इसको चेंज करना है। तो वो किसी एफर्ट की बात के बारे में बोल रहा है, और वही एफर्ट का नाम तुम लोग क्या बोलते हो? फोर्स। और न्यूटन का सेकंड लॉ जो है ना बेटा, न्यूटन का जो सेकंड लॉ है ये बताता है
हाउ मच एफर्ट, कितना एफर्ट लगाना है, मतलब सिंपल है बेटा, फोर्स कितना लगाना है, जितना फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा चेंज आएगा। बच्चों क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट? बेटा बोलना जरूरी है यार, बोलना जरूरी है ना? बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। जितना एफर्ट लगाओगे उतना फोर्स आएगा, जितना पढ़ोगे उतने मार्क्स आएंगे भाई, है कि नहीं? अच्छा अब मेरी बात सुनो, तो न्यूटन सेकंड लॉ तुम्हें बताता है कितना एफर्ट लगाना है। फर्स्ट लॉ बताता है आइडिया, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ, यू मे चेंज योर सेम ऑल्सो, बट एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। एक न्यूटन सेकंड लॉ आ गया। न्यूटन सेकंड लॉ कहता है वो आइडिया में क्या सुना तूने, क्या समझा, कहता फोर्स। अच्छा ये तो पता लगे, अब फोर्स का करे क्या भाई, कितना लगाना है फोर्स, मतलब मैग्नीट्यूड कितना लगाना है, फोर्स कितना, ये निकालना है। तो सेकंड लॉ तुम्हें फोर्स कितना लगाना है वो बताता है। और न्यूटन थर्ड लॉ जो है बेटा, ये तुम्हें बिहेवियर ऑफ फोर्स के बारे में बोलता है, बिहेवियर ऑफ फोर्स के बारे में बोलता है। और दो तरह के फोर्सेस हम लोग लेंगे हमेशा, एक इंटरनल होगी और एक एक्सटर्नल होगी। मतलब इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस वी विल ऑलवेज कंसिडर फॉर ए सिस्टम। ऑलवेज का मतलब कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें सिर्फ इंटरनल फोर्सेस रोल प्ले कर रही है, कोई ऐसा होगा सिर्फ एक्सटर्नल हो रही है, दोनों भी होगी तब भी ठीक है। अगर अकेला एक्सटर्नल इंटरनल है ही नहीं है तब भी ठीक है। मतलब यू विल नॉट स्टिक टू इसमें ये चीज होना जरूरी है, कुछ भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है यार। अच्छा सुनो एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, देखो अब तुम लोगों ने, अब थोड़ा सा मैं एक्सप्लेनेशन को अच्छा और करने वाले। मान लीजिए बेटा हमारे पास एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही थी जिसका मास m था, u वेलोसिटी थी। जब तुम लोगों ने इस पे इधर कोई फोर्स लगाया तो ये बॉडी इधर को गया और इसका वेलोसिटी v हो गया। फोर्स इधर को लगाया तो इसका मोमेंटम चेंज हो गया क्योंकि u इनिशियल है और v फाइनल है, वेलोसिटी। अब मेरा पॉइंट सुनना जो मैं कहना चाहता हूं। फिजिक्स में आप नहीं, ये आप नहीं लिखना, ये आम आदमी पार्टी बन जाएगा। हम लोग फिजिक्स में हम लोग हमेशा वेरी वेरी स्मॉल चेंज लेते हैं, वेरी वेरी स्मॉल चेंज लेते हैं हमेशा। तुम्हें बच्चों पता है, बताया था, वेरी वेरी स्मॉल चेंज की नोटेशन क्या होती है, स्मॉल डी। क्या होती है बेटा, स्मॉल डी, स्मॉल डी होती है। हम लोग हमेशा वेरी वेरी स्मॉल चेंज की बात करते हैं। लॉजिक समझना, लॉजिक क्या है, बहुत जबरदस्त, कोई दिक्कत ही नहीं। देखो बच्चों लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी नॉर्मली। लिखो मेरे साथ साथ ये। तो तुम लोग जब फोर्स लिखना चाहोगे तो किसके बराबर आएगा, ये न्यूटन सेकंड लॉ है बेटा, याद रखना। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, तो ये किसके बराबर आया बेटा, बोलोगे एक बार, d/dt ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। लिखते जाना बेटा साथ साथ ये चीजें, कॉपी पे जैसे जैसे ये चीजें लिखते जाओगे तो अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया लगेगा। फोर्स का फॉर्मूला d/dt ऑफ p आएगा, p क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। बस कहानी खत्म। अब देखो तुम लोगों को मैंने डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला करवाया, d/dx ऑफ u इंटू v। तो क्या होता है फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। d/dx of u into v is u
dv by dx plus v du by dx। ओके, अब देखिए करना क्या है। दिस इंप्लाइज फोर्स इज इक्वल टू, बेटा ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आ गया, डिफरेंशिएशन ऑफ तुम्हारे पास सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज आ गया बेटा, और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ये मतलब याद रखना बच्चों, हमेशा बहुत से बच्चे फोर्स का फॉर्मूला एक ही याद रखते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। उनसे बोल दिया जाए बेटा न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, तो जल्दी जल्दी से बोल देंगे गलत आंसर, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हालांकि ये सेकंड लॉ बिल्कुल नहीं है। सेकंड लॉ अगर बोलना चाहते हो अच्छे से तो ये सेकंड लॉ है। सेकंड लॉ क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। ये आ गया। नो डाउट बच्चे तुम लोग, नो डाउट बच्चों तुम लोग dv बाई dt जो होता है उसका नाम एक्सेलरेशन लिखते हो। अब मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल्स शेयर करूंगा तो वो तुम लोग उसको लगा सकते हो इसमें कि ठीक है सर ऐसे भी कर सकते हैं। अब ये सुनना मेरी बात जो मैं बोलने वाला हूं। तुमने बोल दिया केस, अब इसके दो केसेस हैं, स्पेशल केसेस है। तुमने ये बोल दिया सर अगर मास कांस्टेंट हो तो क्या होगा? मैं बोलूंगा बेटा dm बाई dt जो आएगा वो जीरो आ जाएगा। अच्छा सर ठीक है, तो हमारे पास फिर फोर्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा सर? तो मैं बोलूंगा बेटा मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है सर, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो क्या होगा? मैं बोलूंगा बेटा एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। अच्छा, तो फिर हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला v dm बाई dt आएगा। पर याद रखो ये v यहाँ पे कांस्टेंट है। अब तुम बोलोगे सर कोई एग्जांपल्स बताओ। मैं बोलूंगा बेटा ये तो तेरे को पहले से एग्जांपल पता है, ये वाली तू फोर्स लगा, बॉडी की स्पीड u थी वेलोसिटी, और बाद में बच्चे इसकी वेलोसिटी v होगी। हाँ सर ये पता है, ये तो सिंपल था, इसमें मास तो मास ही रहा ना, मास से नहीं रहा। सर सेकंड एग्जांपल ध्यान में नहीं आई। मैंने बोला बेटा सेकंड एग्जांपल तेरे पास ये वाली है। पहली एग्जांपल तो बच्चों ये आती है, एक ट्रॉली है तुम्हारे पास, तुम उसको ऐसे खींच रहे हो और यहाँ पे तुम लोगों ने सैंड रखी है, सैंड जो ऐसे फॉल कर रही है ऑन द ट्रॉली। ये भी इधर को अगर जा रहा है v वेलोसिटी के साथ, तो ये भी इधर को v वेलोसिटी के साथ ही जा रहा है, ये बात समझ के रखना। पर ये सैंड ऐसे करके ऊपर इसके गिर रही है और ये तुम फोर्स यहाँ पे लगा रहे हो। अब तुम ऐसे इसमें बात करते हो कि इसमें जब तुम फोर्स लगा रहे हो तो ऑब्वियस ही बात है बच्चे, इसका जो मास है ये इससे यहाँ से गिर रहा है इसके ऊपर। जब ये मास इसके ऊपर ऐसे गिर रहा है बेटा, तो तुम जब फोर्स लगाओगे तो तुम्हें इसको ऐसे खींचना है कि ये ट्रॉली कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जाए। ठीक है, बहुत सिंपल है बेटा ट्रॉली के ऊपर। अच्छा, एक एग्जांपल मैं और शेयर करता हूँ, एक एग्जांपल मैं और शेयर करता हूँ। एक एग्जांपल और है, जैसे मान लो ये कोई चेन है, ये कोई चेन है, चेन को आपने ऐसे रखा और ये तुम्हारे पास टेबल है, और तुमने चेन को जैसे छोड़ा, लॉजिक ये समझना कि चेन जो है इसको टच किया, टच करने के बाद ऐसे 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 ये पाइल अप हो रहा है। समझ गए मेरा माइंड? पर जैसे जैसे चेन इसको हिट कर रहा है टेबल को, चेन टेबल को क्या कर रहा है? हिट कर रहा है। और जैसे जैसे तुम ये चेन को टेबल को हिट कर रहा है, आप इस पे एक फोर्स लगा रहे हो,
पर ये जो सारा सिस्टम है बेटा इधर को कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रहा है। अच्छा, एक और एग्जांपल शेयर करते हैं, बहुत फेमस एग्जांपल है, बहुत फेमस एग्जांपल है, रॉकेट प्रपल्शन। ये रॉकेट है, मान लो हमारा एक रॉकेट है, ये यहाँ पे फ्यूल है, ये फ्यूल भरा हुआ है, ऐसे करके फ्यूल इज इजेक्टिंग आउट इन द फॉर्म ऑफ गैसेस और ये रॉकेट ऊपर को जा रहा है। अब ये ऊपर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रहा है क्योंकि इसके ऊपर इधर को भी फोर्स लग रहा है, नीचे को इसका वेट लग रहा है, कुछ भी लग रहा है, अब ये बोलते, पर ये ऊपर को कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रहा है। पर ऊपर को कांस्टेंट वेलोसिटी जाने का मतलब एट द रेट ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल। तो बर्निंग ऑफ फ्यूल इसको क्या दे रहा है? फोर्स, जिसकी वजह से ये ऊपर को जा रहा है। बच्चों ये पॉइंट्स क्लियर हुए? इसमें तुम्हारे पास इन सभी केसेस में मास इज चेंजिंग विद द टाइम। मैं ये मान सकता हूँ राइट नाउ, मैं ये बिल्कुल मान सकता हूँ राइट नाउ कि तुम्हें शायद ये एग्जांपल थोड़ी सी अबसर्डनेस लगे कि सर ये कैसे हो सकता है, ऐसा होता नहीं है। मैं मान सकता हूँ कि शायद ये पॉइंट आपको हिट करे, पर अभी के लिए आप लोग इस पॉइंट को बिल्कुल दिमाग में रखो। मतलब ऐसा, चलो ऐसा बता देते हैं, मान लो बेटा तुम्हारे पास ये कोई क्या बोलते हैं, फ्लेनल बोरी बोलते हैं ना इसको, अनाज वाली जैसे ये, या सीमेंट वाली बोरी, ये सीमेंट भरा हुआ है और यहाँ पे तूने होल कर दिया तो सीमेंट यहाँ से ऐसे बाहर निकल रहा है। तो ये जो सीमेंट बाहर निकला है ये डीएम बाई डी टी आ गया ना बेटा, मास इज कमिंग आउट ऑफ द फ्लेनल। या तुम एक और एग्जांपल लो, एक बकेट है, उसको तुमने भर दिया वाटर के साथ और तुमने इस साइड पे कहीं पे होल कर दिया, तो लिक्विड इज कमिंग आउट ऑफ इट, लिक्विड इज कमिंग आउट ऑफ इट। तो ये भी कितना आ गया? डीएम बाई डी टी आ गया। बच्चों अब तो मैंने सफिशिएंट एग्जांपल्स दे दी बेटा तुम लोगों को, अब मैंने तुम्हें सफिशिएंट एग्जांपल्स दे दी, अब मैंने तुम्हें सफिशिएंट एग्जांपल्स दे दी डीएम बाई डी टी के, ठीक है। तो ये रियल लाइफ एग्जांपल्स है। बहुत से बच्चे इस चीज को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते कि सर मास तो हमेशा कांस्टेंट होता है। बेटा नो डाउट मास बॉडी का कांस्टेंट है, पर तुम कुछ ऐसा सिस्टम भी डिजाइन कर सकते हो जिसमें तुम मास को चेंज कर दो विद टाइम। जैसे ये सारी की सारी एग्जांपल्स, जैसे मान लो आप लोग सेंटा क्लॉज हो और ये आप लोग एक ट्रॉली में बैठे हो, आपके पास खाने पीने का सामान है, आप खुद भी खा रहे हो और बाहर यहाँ पे जनता खड़ी है, आप इनको पैकेट्स भी फेंक रहे हो, पर पैकेट्स फेंकने का स्पीड सेम है। तो आप धीरे धीरे अपनी ट्रॉली से मास को क्या कर रहे हो? कम कर रहे हो। मेरे ख्याल से अब ये चीज तुम्हें क्लियर होगी। बच्चों आई नीड एवरीबॉडीज रिस्पॉन्स नाउ। फोर्स किसी भी तरह से आ सकती है, पर ये दोनों इकट्ठा नहीं आ सकता है। पर मान लो आप में से कोई ऐसा स्मार्ट बच्चा था, उसने दोनों सिस्टम क्रिएट कर दिए, तो हम दोनों मान लेंगे। हमने झगड़ा थोड़ी किसी से किया कि हमने ये नहीं मानना यार, हमने ये नहीं मानना यार, ठीक है मान लेंगे यार। क्या पता कोई ऐसा सिस्टम बन रहा हो जिसमें हम लोगों ने डिस्कस ना किया हो सकता है। तो हमें पॉसिबिलिटी दिमाग में रख के चलनी है, पर प्रायर टू दैट आपको ये पॉसिबिलिटीज लगानी है कि ऐसे ऐसे लगेगा। बाकी जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग परफेक्ट हो जाओगे सोचने में, समझने में। अच्छा, तो तुम लोगों को ये पता लग गया कि जो न्यूटन सेकंड लॉ है बेसिकली वो फोर्स ही है और वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही है, और इसको दो वे में देखा जा सकता है। दोनों में से दोनों वैल्यूज भी आ सकती हैं। शायद मैंने कोई एग्जांपल ऐसी नहीं दी जिसमें ये दोनों यूज कर रहे हैं, शायद कोई ऐसी होती ना होगी एग्जांपल, तो हमें वो शायद वाली पॉसिबिलिटी गूगल भी नहीं करनी है, तो रहने दो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ठीक है मान लेंगे। अब देखो फोर्स के बारे में थोड़ा सा और डिटेल। बच्चों फोर्स का जो दो यूनिट्स लेंगे अपन, एक
एब्सोल्यूट यूनिट्स और एक एब्सोल्यूट यूनिट्स और एक ग्रेविटेशनल यूनिट। जो एब्सोल्यूट यूनिट्स हैं बच्चे, वो तुम्हारे पास एसआई और सीजीएस है, और जो ग्रेविटेशनल यूनिट है बेटा, वो नो डाउट तुम लोग ग्रेविटेशनल यूनिट्स का नाम प्रैक्टिकल यूनिट्स भी कह देते हो बेटा। और ये किलोग्राम फोर्स और ग्राम फोर्स होता है। ऐसा यूनिट इसका न्यूटन होता है, सीजीएस यूनिट इसका डाइन होता है। कभी किसी को तुम अगर डायरेक्ट कुछ नहीं बोल सकते, डाइन बोलना हो, तो तुम लोग उसको न्यूटन बोल दो, क्योंकि एक न्यूटन जो होता है 10 की पावर 5 डाइनों के बराबर होता है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? 1 किलोग्राम फोर्स, अगर तुम इनका आपस में रिलेशन निकालो तो बच्चों वो 9.8 न्यूटन होता है, या नियरली इसको अपन 10 न्यूटन लेते हैं। नॉर्मली 10 न्यूटन ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं। तो इसको कभी कभी किलोग्राम फोर्स भी कह देते हैं, कभी कभी किलोग्राम वेट या ग्राम वेट भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है हमें ऐसे लिखने में, ठीक है। और अब थोड़ा सा डिटेल पॉइंट समझते हैं फोर्स के बारे में। फोर्स इज लाइक is an effort in the form of push or pull, which can cause change in state of motion which can cause the change in state of motion or rest. तो बेसिकली जो फोर्स होगा वो नो डाउट स्टेट को चेंज करेगा। स्टेट को चेंज करने पे वो नो डाउट वेलोसिटी के बारे में लिखोगे कि वेलोसिटी कितना आया, क्या आया। तो वेलोसिटी को जब चेंज करने की बात करोगे तो यहाँ तो तुम स्पीड को चेंज करने की बात करोगे, या डायरेक्शन को चेंज करने की बात करोगे, या दोनों को चेंज करने की बात करोगे। या अकेला स्पीड, या अकेला डायरेक्शन, या बोथ। वो कैसे है मैं बाद में आगे शेयर करता हूं बेटा। और हम लोग जो फोर्सेस की बात करते हैं बच्चों, वो हमारे पास 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं। फोर फंडामेंटल फोर्सेस हैं। कौन कौन सी? पहली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, दूसरी ग्रेविटेशनल फोर्स, तीसरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और चौथी वीक न्यूक्लियर फोर्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेटा ये हमने लिखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और बच्चों ये दोनों फोर्सेस जो होती है ये लॉन्ग रेंज फोर्सेस होती हैं, बहुत दूर तक लगती है, और ये शॉर्ट रेंज फोर्सेस होती हैं, ये शॉर्ट रेंज फोर्सेस होती हैं। और अगर तुम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करो, इसको तुम रेफरेंस मान के चलो एज द
वीकेस्ट फोर्स मान के चलो अगर, तो अब कंपैरिजन करो तो जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है, ये वाली बेटा, जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है वो 10⁻26 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होती है ग्रेविटेशनल फोर्स से, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है बेटा वो अराउंड अबाउट 10⁻42 टाइम्स या 36 टाइम्स ग्रेटर होती है ग्रेविटेशनल फोर्स से, और जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है बेटा वो अराउंड अबाउट 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होती है ग्रेविटेशनल फोर्स से। मतलब दिस इज वन कंसिडर्ड एज द वीकेस्ट फोर्स, और इन न्यूक्लियर फोर्सेस जो है इनसाइड द न्यूक्लियस होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस देयर। तो याद रखना नॉर्मली हमारे पास जो क्लासिकल मैकेनिक्स है, क्लासिकल मैकेनिक्स उसमें दो ही फोर्सेस की डीलिंग करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की और ग्रेविटेशनल फोर्स की, इन दोनों की बात करते हैं नॉर्मली हम लोग इसकी बात करते हैं। बच्चों ये सारे पॉइंट्स तुम लोगों को क्लियर हो गए अच्छे से? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, फोर्स का बिहेवियर कैसा है। मैं तुम्हें एक एग्जांपल शेयर करता हूं, देखिए थोड़ा सा हम लोग बिहेवियर ऑफ अप्लाइड फोर्स की बात करते हैं कि अगर कोई बॉडी इधर कोई जा रहा है और तुम फोर्स भी इधर कोई लगा रहे हो तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड जो होगा इसका स्पीड का वो इंक्रीज कर जाएगा बेटा। बच्चे क्लियर हो गया? बच्चों बच्चों ओ बच्चों क्लियर हो गया पॉइंट? सिंपल है यार, सिंपल है बेटा, सिंपल है, बहुत सिंपल है, क्यों टेंशन ले रहे हो? बहुत सिंपल है, जिस तरह बॉडी जा रही है उसी तरह फोर्स लगा दो तो बॉडी का स्पीड बढ़ेगा ही यार। बेटा इसमें सोचने की क्या बात है यार, ना रोने की बात है यार, क्या दिक्कत है इसमें? अब देख, बॉडी जा इधर को रही है, तुम फोर्स इधर को लगाओ तो क्या होगा, स्पीड का जो ऐसे मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज कर जाएगा बेटा, ऑपोजिट जा रही है। ब्रेक लगा दी तो जब तूने ब्रेक लगा दी है तो ऑब्वियस ही बात है बेटा ये रुक जाएगा। ये ऑब्वियस ही बात है कि ये रुक जाएगा। अच्छा थर्ड पॉइंट देखिए, अगर तुम फोर्स जो है, अगर तुम फोर्स बॉडी पे, बॉडी जा इधर को रहा है पर तुम फोर्स उसके परपेंडिकुलर लगाओ, फोर्स परपेंडिकुलर, अप्लाइड फोर्स जो है एफ वो परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी है, तो ऑब्वियस ही बात है बेटा परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी जाने के बाद ये ब्लॉक किधर को आ जाएगा, मतलब इस साइड आ जाएगा, मतलब उसका पाथ जो है वो चेंज हो जाएगा बेटा। मतलब आप कह सकते हो पहले वो इस डायरेक्शन में जा रहा था, अगर तूने फोर्स इधर लगाया, इधर लगा, उसकी वजह से इसका पाथ अब ये बन गया इस इंस्टेंट। तो तुम ये कह सकते हो यहां पे क्या हुआ, इस यहां पे तुम बोल सकते हो कि जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहा बट डायरेक्शन चेंज कर गया। और यहां पे क्या हुआ बेटा, यहां पे क्या हुआ बोलोगे जल्दी जल्दी, यहां पे क्या हुआ, यहां पे
इन दोनों केसेस में डायरेक्शन सेम रहा, पर जो मैग्नीट्यूड था वो चेंज कर गया, इसमें बढ़ गया और इसमें कम हो गया। बेटा क्लियर हो गया पॉइंट बच्चों? ओ बेटा क्लियर हो गया? बच्चे बोलना बड़ा जरूरी है यार, बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है बच्चे, बहुत सिंपल है। अब देखो एक और अच्छा पॉइंट देखो, मान लो तुम्हारे पास ऐसे ये आ गया, ये एक्स है, ये वाई है, और मान ले बेटा ये कोई पाथ है आर्बिट्रेरी। तूने इस बॉडी पे एक फोर्स लगाया, ऐसे, जो कि ये कह सकते हो ऐसे और ऐसे लग रहा है। पर याद रखना बेटा, इस इंस्टेंट पे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, इस इंस्टेंट पे। और बच्चे अप्लाई फोर्स इधर करते हैं, बाद में सोचते हैं आगे क्या होगा। बेटा आगे क्या होगा वो बात की बात है, पर उस इंस्टेंट को पहले ध्यान से समझना है, उस इंस्टेंट को समझना है। ये थीटा आ गया, अब ये आ गया तुम्हारे पास एफ कॉस थीटा, ये आ गया तुम्हारे पास एक एफ साइन थीटा। इसमें कुछ वेट भी होगा, कुछ भी होगा, पर ये एफ कॉस थीटा जो है वो इस पे अलोंग द ट्रैक लगने वाला है, और ये एफ साइन थीटा परपेंडिकुलर टू द ट्रैक लगने वाला है। इट मींस व्हाट? एफ कॉस थीटा मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा और एफ साइन थीटा डायरेक्शन को चेंज करेगा। बच्चों ये पॉइंट्स क्लियर हो गए सभी को अच्छे से? मतलब फोर्स के हमेशा दो कंपोनेंट्स लोगे, यहां पे नोट कर लीजिए, वी विल, यहां पे नोट कर लीजिए बेटा, वी विल ऑलवेज कंसिडर the two component of forces, we will always consider the two component of forces one, हमेशा हमेशा रहता है ये one along the direction of motion, along का मतलब होता है उसकी तरफ या उसके ऑपोजिट। along का मतलब ये होता है, ये देखो यहाँ पे देखो, ये along ही आ गया ना, इसकी तरफ जिधर जा रहा है या उसके ऑपोजिट, along का मतलब ये हो गया। और दूसरा कौन सा आ गया बेटा? नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो बेटा डायरेक्शन ऑफ मोशन का नाम तुम्हें बता रखा है पहले से, क्या होता है? वेलोसिटी। डायरेक्शन ऑफ मोशन का नाम क्या होता है? वेलोसिटी। तो ये चीज तुम्हारे पास रहेगी। मतलब हम लोग जितने भी फिजिक्स में क्वेश्चंस करते हैं नॉर्मली, कहीं पे भी कुछ भी फोर्स आ गया, कहीं पे भी कुछ भी फोर्स आ गया, तो तुम उस फोर्स को हमेशा दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करोगे। मान लो ये आ गया, ये आ गया, और तुमने एक फोर्स कुछ लगाया ऐसे करके, ये फोर्स लगाया, अब इसको इधर और एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, और ये इसका नॉर्मल एक ऐसे करके आ जाएगा। ये कैसे आ जाएगा? दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे फोर्सेस के, ये तुमने फोर्स लगाया और ये दो कंपोनेंट्स आ गए, एक अलोंग द ट्रैक और एक ये ट्रैक का नॉर्मल। बच्चे क्लियर हो गया पॉइंट? बच्चों फिर से सुनो, बच्चों फिर से सुनो, कोई टेंशन नहीं। ये देखो, ये तुम्हारे पास
एक ब्लॉक आएगा, तुम इस ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स लगाओगे ऐसे, और ये जो तुम फोर्स लगाओगे इसको समझने के लिए हमने इसको ऐसे 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 शो कर दिया। अब इसके दो कंपोनेंट्स तुम पक्की बनाओगे, ये ट्रैक है, एक बनाओगे अलोंग द ट्रैक, और एक आ जाएगा, ये नॉर्मल है और इसका ऐसे नॉर्मल टू द ट्रैक, एक अलोंग द ट्रैक एक नॉर्मल टू द ट्रैक, ये अलोंग द ट्रैक और ये नॉर्मल टू द ट्रैक, क्योंकि ये अप्लाइड फोर्स है। बच्चों आई थिंक ये क्लियर हो गया सभी को अच्छे से। ओके, सो इट इज इनफ फॉर टुडे। मैं इसका रिकॉर्डिंग का लिंक शेयर कर रहा हूँ।